पिछले सेशन में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स करना ही क्यों है, वाई शुड वी नो इकोनॉमिक्स। अब हम उसमें थोड़ा सा और स्पेशलाइज होते हैं, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा मकसद क्या है? सोशल फेनोमेना जो हमारे सामने हो रहा है उसको समझना। उसमें हमको डिफरेंट टूल्स चाहिए, हमको सोशियोलॉजी के टूल्स चाहिए, हमको फिलॉसफी के टूल्स चाहिए, हमको सोशल साइंसेस जितनी सारी हैं वो सारे टूल्स चाहिए। तो सोशल साइंसेस में एक साइंस इकोनॉमिक्स है, तो ये वाला इल्म भी हमको चाहिए। आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें इकोनॉमिक्स का भी बड़ा रोल है। जैसे डेवलपमेंट के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं ना, पॉलिटिशियंस फॉर एग्जाम्पल बात करते रहते हैं डेवलपमेंट। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है डेवलपमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट डज इट मीन टू से एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट अ 40-year हाई? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टर्न्स आउट, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आरबीआई में इस वक्त कर रहे होंगे बैठ के लोग, या फिर जो गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये जो बड़े लेवल पे ना जो वहाँ बैठे होंगे, यूएन में कर रहे होंगे, वहाँ पे डिसाइड अभी चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रही होंगी, जो इकोनॉमिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड इस वक्त कर रहे होंगे, दे आर ऑल रूटेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ इज रूटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इमीडिएट इंटरफेस किसके साथ है उनका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इंटरेस्टिंगली हमारा जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है राइट नाउ टू दिस हाईएस्ट एनालिसिस, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं दे वुड रिमेन द सेम, एंड you would find that these basic questions जो highest UN level पे, national level पे, international level पे discuss हो रहे हैं, they are questions that concern all citizens। वो तमाम लोगों के लिए important questions हैं। वो सिर्फ policy makers के लिए important questions नहीं, वो आपकी निजी जिंदगी में भी important सवाल हैं। And that's what vindicates कि why economics, why do we have to study economics? Now consider this question कि शादी है, सोना खरीदना है, अभी नहीं खरीदना, अभी सोने के भाव ऊपर हैं। ये होता है ना घर पे बात, आज नहीं खरीदना। आजकल रियल एस्टेट इट इज टचिंग स्काईज, सो विल द प्राइसेस राइज और कम डाउन? ये क्वेश्चन आपके लिए जितना रेलिवेंट है ना, आरबीआई के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन पूरे कंट्री की है, इज इट गेटिंग बेटर और इज इट वर्सनिंग? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इफ यू आर एंटरिंग द जॉब मार्केट और इफ यू आर इन द जॉब मार्केट। ये क्वेश्चन कंट्री के इकोनॉमिस्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड बी रीजनेबल इंडिकेटर्स कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है? अब ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। वोट डालना है अगले इलेक्शन में, किसके लिए डालें? वो कौन से एक कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, एक्स करूंगा, वाई करूंगा, जेड करूंगा, दूसरा कैंडिडेट आ रहा है ए करूंगा, बी करूंगा, सी करूंगा, व्हाट इज बेटर? तो ये फैसला आपको भी लेना है। कैसे स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट को, ताकि स्टेट ऑफ इकोनॉमी इंप्रूव हो? ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एक और चीज नोटिस की हो इन सवालों में, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी के एक सेगमेंट की बात नहीं चल रही है, इकोनॉमी एज ए होल की बात हो रही है। और ये तमाम सवालात मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी जो ये सीरीज है इकोनॉमिक्स में, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट आएगा, वी वुड एक्सप्लेन दैट, बट बाय एंड लार्ज हमारा जो ध्यान होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पे ही होगा। ये प्रिंसिपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। कहीं कहीं पे टफ भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा। वील ट्राई टू, क्योंकि ये जनरल ऑडियंस के लिए ये सेशंस हैं, तो आई वुड ट्राई टू bring these sessions to the level where a common man is able to understand and benefit from them. If we observe the economy of a country as a whole, हमको दिखेगा कि जो आउटपुट लेवल्स गुड्स और सर्विसेज के हैं इकोनॉमी में, they have the tendency to move together। कहने का मतलब, जो चीज़ें हैं जैसे दूध की पैदावार,
फलों की पैदावार, गाड़ियों की पैदावार, टर्न्स आउट चीज़ें एक साथ अप डाउन करती हैं। जैसे BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक वक्त पे अप होते हैं, दोनों एक वक्त पे डाउन होते हैं। आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स मिसाल के तौर पे, जनरली जब फूड ग्रेन्स का आउटपुट इंक्रीज होता है उस साल इंडस्ट्रियल गुड्स का भी आउटपुट इंक्रीज होता है। विद इन इंडस्ट्रियल गुड्स द आउटपुट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स टेंड्स टू राइज एंड फॉल एट द सेम टाइम। जिस साल गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होगी उस साल जूसर मिक्सर भी ज्यादा बिके होंगे, उस साल टूरिस्ट भी ज्यादा घूमे होंगे। So there is some kind of interrelation, it seems at least. Prices of general goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. और इंटरेस्टिंगली इसका एम्प्लॉयमेंट के साथ भी लिंक है। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, जब कार्स की सेल ज़्यादा होती है उस साल एम्प्लॉयमेंट का दर भी ज़्यादा होता है। जिस साल मिक्सर जूसर कम बिक रहे होते हैं उस साल एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हमने अभी नहीं बोला इनका कोई रिलेशन है आपस में, क्योंकि वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। वी जस्ट नो बोथ आर हैपनिंग टुगेदर यूजुअली। अगर एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो इकोनॉमी में हैं उनमें इतनी क्लोज रिलेशनशिप है आपस में, तब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना, हमारे लिए इकोनॉमी को एनालाइज करना आसान हो गया। हमको हर एक चीज़ को सेपरेटली एनालाइज नहीं करना। एक चीज़ को एनालाइज किया तो वो हमको पूरा इकोनॉमी बता देगा। कहने का मतलब, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द वेरिएबल्स एट इंडिविजुअल डिसएग्रीगेटेड लेवल्स, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ सिंगल गुड एंड मेक इट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द गुड्स, टेक अ सिंगल सर्विस, make it a representative of all the economy, and by understanding a few things we would have understood entire economy. That's possible, right? ये जो representative good होगा, this will have a level of production which will correspond to the average production level of the entire economy. Similarly, price level या employment level, ये तमाम चीज़ें पूरी इकोनॉमी की लेवल्स हमको बता देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अक्सर एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे ही कि कैसे कंट्री का टोटल प्रोडक्शन, टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे रिलेटेड है विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट, प्रॉफिट्स एट्सेट्रा। इन सब के साथ कैसे लिंक्ड है, एक सिंगल कमोडिटी के साथ कैसे ये लिंक्ड है, और what happens if something is changed। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर चेंज कर दिया तो पूरी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि यार इजी हो जाता है कोरिलेट करना। और ये सिंप्लीफिकेशन क्यों हम कर पाते हैं, क्योंकि इन कमोडिटीज का हमने अभी देखा एक साथ ऊपर नीचे होता है अक्सर। सो वी आर एबल टू एफर्ट दिस सिंप्लीफिकेशन एंड thus usefully abstain from studying what happens to the many real commodities in ground। अब एक एक commodity को ground पे study करना, you can think humanly impossible। तो हम general levels की पढ़ाई कर पाते हैं, और ये policy making में you can understand कितना फायदेमंद होता होगा। जो ये वाली एनालिसिस है इकोनॉमिक्स की, you can understand इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुई इकोनॉमी की। अब ह्यूमन सोसाइटी कभी इतनी सिंपल तो खुद में होती है नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट इज ऑल्सो लॉस्ट वाइल डूइंग इट, राइट? कि आप इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोडक्ट, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। रियल जमीन लेवल पे ऐसा नहीं होता। सो वी हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस यूजफुल सिंप्लीफिकेशन एट टाइम्स। जब हम रियलाइज करते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी एज ए होल उसको बेहतर होगा इस एक मामले में तोड़ के स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन इकोनॉमी एंड डिवाइड इट इनटू डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। जब हमको लगे ये वाली चीज को हम बेहतर है, जैसे बेहतर है कि हम एग्रीकल्चर को अलग समझे बट एज ए होल। अब संतरा अलग नहीं, सेब अलग नहीं, एक साथ एग्रीकल्चर।
हम इंडस्ट्री को अलग से समझे, इंडस्ट्री एज अ होल, तो ये इसको हम बोलेंगे सेक्टोरल एनालिसिस. So sometimes we take economy and we divide it into distinct sectors, but it is still macroeconomics. कुछ purposes के लिए sometimes the interdependence of two sectors of economy or relationships between two sectors जैसे household sector है, business sector है, government है, ये हमको मदद करता है इकोनॉमी को बेहतर समझने में. कि जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी को डिवाइड करें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट जब एक्स करती है नॉन गवर्नमेंट में वाई हो जाता है एंड वाई इज गुड, देन गवर्नमेंट शुड डू एक्स. जैसे जब गवर्नमेंट वेलफेयर पे खर्चा करती है बहुत ज़्यादा, टर्न्स आउट ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ती है, लोगों में ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ी गवर्नमेंट का वेलफेयर पे खर्चा करने से. तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है ये करो, ये अच्छा है, दिस इज गुड, डू इट. तो ये हो गया जब हमने डिवाइड किया. मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग बहुत गरीब हैं, हमने इकोनॉमी को डिवाइड कर रखा है प्रॉपरली, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ऐसे हमने डिवाइड करके रखा है. एंड वी सी दैट ऑल ऑफ दीज पुअर कम फ्रॉम ओनली वन सेक्टर, एग्रीकल्चर. सो वी कैन मेक एन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक पॉलिसी, राइट? Otherwise we would have to deal with everyone and maybe the benefits would not reach them. So sometimes you have to break from this rule and concentrate on a particular sector. Similarly, when we move away from different goods and we focus on some representative good, इस process में भी we might be overlooking some vital distinctive characteristics of individual goods. ये भी important है समझना. मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन कंडीशंस जो एग्रीकल्चर की है और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट नेचर रखती है. या फिर इफ़ वी ट्रीट ए सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लेबर, ये भी गलत होगा. क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक सोफिस्टिकेटेड आईटी इंजीनियर, वो भी लेबर ही है, और जो ज़मीन पे कर रहा है काम, खेती बाड़ी कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो पुटिंग इन हिज लेबर. Are these two same? They are not same. इनकी वर्किंग कंडीशन सेम है, डिफरेंट है, इनके तमाम सोशल बेनिफिट्स डिफरेंट है, सोशल रेस्पेक्ट डिफरेंट, हर एक चीज़ इनकी डिफरेंट है, जॉब की सिक्योरिटी डिफरेंट है दोनों की. सो ऑल काइंड्स ऑफ लेबर आर नॉट सेम. सो इंस्टेड ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी ऑफ ए गुड, वी मे टेक ए हैंडफुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड एंड स्टडी देम टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल हम 3 तरीके की कमोडिटीज़ को देख सकते हैं और उनको ले सकते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कमोडिटीज़, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर. हम ऐसे भी तो देख सकते हैं चीज़ों को. अब हमने बेसिक रूल को तो तोड़ा कि हमने सबको एक साथ ही नहीं देखा, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल रूल फॉलो किया क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स को हमने एग्रीगेट कर दिया. तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर गुड्स एज ए होल कैसे कर रहे हैं, तो कभी कभार उसमें भी फर्दर सेक्टोरल एनालिसिस करनी पड़ सकती है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी करता है, एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू एनालाइज कि कैसे इंडिविजुअल आउटपुट लेवल्स, प्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इन सारे डिफरेंट गुड्स की डिटरमिन की जाती है. अच्छा, बाय द वे, जो हमारा ये सेशन है इसका सोर्स इज प्रेडोमिनेटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टेक्स्ट आती है वो इसका सोर्स है. तो कहीं कहीं पे आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑफ माई ओन, बट अदरवाइज इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट. बट दिस वुड नॉट बी ट्रू एवरी टाइम. ये आज ऐसा है बिकॉज आगे के सेशंस नीड नॉट नेसेसरली बी फ्रॉम एनसीईआरटी अलोन. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम करते हैं, हम वहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स का देख रहे थे. वहाँ पे हम ये करते हैं, वहाँ पे हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को देखते हैं, क्या चीज़ें इंडिविजुअल्स पे असर डालती हैं, कि वो कितना, जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स कितने अंडे खरीदेगा, ये डिपेंड करता है अंडे के कॉस्ट क्या है और उनकी डाइटरी प्रेफरेंस क्या है. तो ये एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे बात हो रही है, राइट? तो दिस वुड बी एन माइक्रो इकोनॉमिक्स. वैसे ही कोई जूस बेचने वाला कितने घंटे जूस बेचेगा, कितनी रेट पे बेचेगा, ये इंडिविजुअल का देखा जा रहा है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा. यहाँ पे एक टर्म यूज हुई, इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक यूनिट्स. सो व्हाट इज एन इकोनॉमिक एजेंट?
इकोनॉमिक एजेंट्स की जब हम बात करते हैं, हम उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक फैसले एक इकॉनमी के अंदर ले रहे होते हैं। ये कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो डिसाइड करते हैं कब और कितना कंज्यूम करना है। ये प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो डिसाइड कर रहे हैं कब और क्या कितना पैदा करना है। गवर्नमेंट हो सकती है, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ मच टू स्पेंड वेयर। अब गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी और मेरी तरह स्पेंडिंग वाला चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिपल इफेक्ट्स डाल सकती है, बहुत पैसा होता है। ये छोटा मोटा नहीं, आपके 10 रुपए की च्युइंगम खाई उससे इकॉनमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने च्युइंगम पे खर्चा कर दिया तो हालात बदल देगी गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत पैसा है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ रिपल इफेक्ट्स एंड देन इट एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे इसीलिए बहुत ध्यान देना होता है। हम देखेंगे आगे जब हम जाएंगे। तो गवर्नमेंट के फैसले रिपल इफेक्ट्स रखती है। गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी रखती है, टैक्सेशन पॉलिसी के इफेक्ट्स होते हैं। क्रेडिट पे क्या रेट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इनका भी अपना अपना असर होता है। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्या कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं। हम इसको माइक्रो क्यों कहते हैं? बिकॉज द एजेंट्स आर माइक्रो एजेंट्स। कंज्यूमर्स जो अपनी चीज़ चूज़ कर रहे हैं कि मुझे बिरयानी इससे खानी है, दूध उससे लेना है, इस कंपनी का टूथब्रश यूज़ करना है, तो द कंज्यूमर चूजिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स टू बाय, अपने टेस्ट पे, अपनी इनकम पे डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स ट्राइंग टू मेक maximum profit by producing what they want to produce depending upon their decisions finally, and maximum profit at a minimum most price, ये उनका अपनी चॉइस है। लेकिन नोटिस करें इसमें भी हमने इंडिविजुअल फर्म को देखा, इंडिविजुअल को देखा। कहने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे, हम करते हैं, वी स्टडी इंडिविजुअल मार्केट्स, इंडिविजुअल्स के फैसले, इंडिविजुअल मार्केट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और उसके जो प्लेयर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी इंडिविजुअल्स ही थे। बायर्स, सेलर्स, कंपनीज जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इवन अ लार्ज कंपनी इज माइक्रो इस एनालिसिस में, क्योंकि वो भी एक ही है। राइट? वाई? बिकॉज इट इज लुकिंग आफ्टर जो 1000 गुना बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी एप्पल, लेकिन वो भी तो चंद लोगों के मफाद ही देख रही है, चंद लोगों के जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, विच माइट नॉट बी द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ऐसा जरूरी नहीं ना, जो एप्पल का मफाद है वही कंट्री का भी मफाद होंगे। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू लुक आफ्टर द माइक्रो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक मिनट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसने क्या देखा, अपने मफाद देखे। अब कंपेयर इट विद सर्टेन अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन इसे कंपनी के हाथ में है? इसका कुछ वो कर सकती है? अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में कुछ कर सकती है इसका? सो दीज आर नॉट द कंसिडरेशंस, सो दीज आर नॉट द वेरिएबल्स जो इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर चेंज कर सकता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, ये इकोनॉमी एज ए होल ही इस पे इफेक्ट डाल सकती है, इंडिविजुअल नहीं डाल सकता। आपसे बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, इंडिविजुअल क्या करेगा उसमें? कुछ नहीं कर सकता। अब आपने बाइकआउट कर दिया चाइनीज प्रोडक्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एज ए होल बैन्स चाइनीज प्रोडक्ट, तब फर्क पड़ेगा, तब फर्क पड़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स comes nearer to macro economics when it discusses equilibrium of prices, जिसको हम इसीलिए देखेंगे। इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको जब हम देखेंगे वहां पे वी वुड बी डूइंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ, दो कि इट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दूसरे हजरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अब इसी चीज को के साथ डील कर रही है, इकोनॉमी एज ए होल, जिसके साथ इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल क्या करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं कर सकता क्या 4 लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद एम्प्लॉय करेगा? तो पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल्स वो चेंज नहीं कर सकता। इस कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं
एडम स्मिथ। एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर्स में से एक माने जाते हैं। इनफैक्ट ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनका मानना था कि अगर बायर्स और सेलर्स हर मार्केट में अपने फैसले अपने सेल्फ इंटरेस्ट में लेंगे, तब फिर इकोनॉमिस्ट्स को कोई जरूरत नहीं टू थिंक अबाउट वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ कंट्री सेपरेटली। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स जब वो अपने फायदे के लिए वर्क करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी के वेरिएबल्स भी वो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। फंडामेंटल पॉइंट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का फंडामेंटल पॉइंट है ये कि लीव द मार्केट एज इट इज, मार्केट वुड टेक केयर ऑफ एवरीवन। ये कह रहे हैं एडम स्मिथ। असली में इकोनॉमिक्स का मसला क्या है? स्केर्स रिसोर्सेज, लॉट ऑफ पीपल, हाउ टू बेस्ट एलोकेट रिसोर्सेज। एडम स्मिथ्स आंसर, लीव द मार्केट अलोन। वो खुद एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को परफेक्टली। बट ग्रेजुअली इकोनॉमिस्ट्स रियलाइज्ड कि though there is a lot of truth in what Adam Smith said, but it is not the whole truth. मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, एंड होल सच कहूंगा। ये वाला सेंटेंस मिसिंग था। एडम स्मिथ ने सच कहा ठीक, और सच के सिवा कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरा सच नहीं कहा। कहने का मतलब ये है, he missed something। इकोनॉमिक्स जो उसके बाद हुई एडम स्मिथ के बाद, सो वी फाउंड अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, इन सम केसेस मार्केट्स डू नॉट एग्जिस्ट। फ्री रखना किसको है? Some markets do not exist. Sometimes what we found, market existed, but it could not produce the equilibrium of demand and supply. And thirdly, and most importantly, in large number of situations, जो society थी या state, country, people as a whole, they decided all of a sudden that they are going to do some things, some social goals unselfishly. अब वो क्या कह रहे थे हमारे एडम स्मिथ कि सब अपनी सेल्फिश चीज़ों का, जो उनको सेल्फिश का मतलब यहाँ पे वो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश मतलब अपना मफाद देखो। सब जब अपने मफाद का ख्याल रखेंगे, दे वुड एंड अप बेनिफिटिंग द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे लोग सोशल एक्ट कर रहे हैं। दे आर डूइंग थिंग्स इन एरियाज लाइक एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, and for which some of the aggregate effects of the microeconomic decisions made by individual economic agents needed to be modified. अभी डिफेंस पे खर्चा करने के लिए देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कैसे करेगी। तो इस पर्पस के लिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनको आगे निकलना पड़ा। They had to study the effects in market of government's taxation, for example. बजटरी पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल, मनी सप्लाई में चेंजेस, ये तमाम चीज़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये तमाम चीज़ों के असरात क्या होते हैं इकोनॉमिक्स पे, ये स्टडी करने पड़े। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो इट हैज़ रूट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट हैज़ टू स्टडी द एग्रीगेट इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, येट it goes beyond. It has to study, it has to deal with the policies aimed at bringing change to these forces, and it has to look at economy as a whole. अब ये important है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज को फैसले लेने होते हैं। कंट्रीज को फैसले लेने होते हैं ना कि हमें डिफेंस में खर्चा करना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, हमको एक्सेस टू एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ बढ़ाना है। ये कैसे करेंगे? अब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफियर करे तो ये हो गया ना एडम स्मिथ के फंडे के ऑपोजिट। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अपना बेनिफिट देखो। यहाँ पे किसका बेनिफिट देखा जा रहा है? दूसरे का। तो गवर्नमेंट का ये करना, इसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके साथ डील करेगी। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स ये करता है, इट शोज टू सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एविडेंट। पहला, ये जो ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं, ये हैं कौन? हैं कौन है? हमने अभी बोला आपने
दूध का पैकेट खरीदा, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इकॉनमी पे, नहीं भी खरीदते कुछ नहीं होता। तो ये हैं कौन, ये मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट जिनके कुछ करने से असर पड़ता है? यूजुअली स्टेट इटसेल्फ या फिर स्टेट के अपेंडेजेस ऑर्गन्स, जैसे हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक है, आरबीआई का फैसला मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालेगा, या सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये कोई फैसला लेंगे ना, रिपल इफेक्ट्स होगा, या गवर्नमेंट इटसेल्फ, वो अगर कोई असर करे, कोई चीज करे, तो उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। टिपिकली ऐसी जो बॉडीज है ना, इनको कुछ मैंडेट दिया गया होता है, इनका कोई गोल होता है विच दे परस्यू। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी होती है, 4+-2 का गोल है। 4+-2 मतलब 4% के अराउंड हिंदुस्तान में इनको इन्फ्लेशन रखनी है, +-2 का इनको मार्जिन दिया गया है, दैट मीन्स 2 से 6 तक। लेकिन इसको कहने का तरीका 4+-2 ही है, क्योंकि 4 के अराउंड रखनी है, तो ये उनको गोल दिया गया है। सेबी को ये जो हमारा स्टॉक मार्केट वगैरह है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ये सारी टर्म्स हम देखेंगे आगे आते हुए, ये होता क्या है ये स्टॉक मार्केट वगैरह, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी वुड अंडरस्टैंड, जितना एक बेसिक इंसान को पता होना चाहिए। अब ये गोल्स अगर आप नोटिस करें, दीज आर नॉट इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स मैक्सिमाइजिंग देयर ओन प्रॉफिट, ये सेल्फिश गोल्स नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स डिफरेंट है दैन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स। ये था पहला। दूसरा, व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है जो एडम स्मिथ ने कहा था उससे। क्या है डिफरेंट? दीज मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स दे गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इनका सिंपल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, ये वेलफेयर ऑफ कंट्री भी देख रहे होते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल एज ए होल देख रहे होते हैं। सो दे गो बियॉन्ड प्योर इकोनॉमिक्स, दे एंटर द रेलम ऑफ अदर सोशल साइंसेज एज वेल। मतलब कौम के अपने मफाद हैं, उनको भी देखेंगे, अपनी ख्वाहिशें हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको भी देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स तब आया कहाँ से, फिर ये कब हमको रियलाइज हुआ फर्स्ट टाइम? एडम स्मिथ ने अच्छा खासा राज किया काफी टाइम तक। एडम स्मिथ मतलब उनके फलसफे का दबदबा रहा, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर इमर्ज हुई जॉन मैनार्ड केन्स के फलसफे से। इन्होंने बड़ी एक किताब, लैंडमार्क टेक्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में आई ये किताब। अब 1936 तो इट शुड रिंग अ बेल कि क्या हो रहा है उसमें इकोनॉमिक्स की दुनिया में, ग्रेट डिप्रेशन के अराउंड का टाइम है। तो इसी वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज मोमेंट्स विच आई वुड टेक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। No subject can be learnt in isolation, and that's one of the perils of modern education. Students study subjects in isolation with little or no links between each other. Great Depression बच्चों ने पढ़ा होगा, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक बच्चों को ना तो वो खुद से करेंगे ना उनको पढ़ाया जाएगा। So things are interconnected। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला गवर्नमेंट का खर्चा, मैंने स्टेट का खर्चा नहीं बोला, कंट्री का खर्चा नहीं बोला, गवर्नमेंट बोला। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट? तो ये भी तो देखना है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मुल्क की पॉलिटी का इल्म हो कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट। खैर, केन्स की जो थिंकिंग है, इनसे पहले इकोनॉमिक्स में जो डोमिनेंट थिंकिंग थी वो एडम स्मिथ वाली ही थी। क्या था? अब हम इसको जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, इस कंटेक्स्ट में बात करें कि लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड देयर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल फैक्ट्रीज वुड बी रनिंग ऑन देयर फुल कैपेसिटी। ये सेंटेंस एडम स्मिथ के फलसफे को ही बता रहा है। कैसे?
एडम स्मिथ ने क्या बोला, मार्केट को छोड़ दो, इट वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अब फैक्ट्रीज शुड दे रन ऑन देयर पीक कैपेसिटी और लेस देन दैट? ऑब्वियसली दे शुड रन ऑन देयर पीक कैपेसिटी, तभी वो मैक्सिमाइज करेंगी प्रॉफिट्स और प्रोडक्शन। सो दैट मीन्स एडम स्मिथ का मानना था मार्केट्स को अगर छोड़ देंगे फैक्ट्रीज वुड बी एट देयर फुल कैपेसिटी। अच्छा, दूसरी बात, शुड देयर बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? ऑफ कोर्स नॉट। तो एडम स्मिथ का मानना था इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दो, एवरीवन विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो केन्स के पहले यही थिंकिंग थी। इसी को बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी को कहते हैं। हाउएवर, इन कम्स ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आगे भाई साहब आप नहीं मानेंगे। इसके बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जो इंडस्ट्रीज का आउटपुट था और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स थी, ये दोनों गिरती रही, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। बहुत बड़े लेवल पे ये गिर गई और इसने बाकी कंट्रीज जो थ्रू आउट वर्ल्ड थी उनको भी अफेक्ट किया। गुड्स की डिमांड मार्केट में कम होती रही, बहुत सारी फैक्ट्रीज दे वर लाइंग आइडल, वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स एंड दिस साइकिल काइंड ऑफ कंटिन्यूड। यूएस में 1929 से 1933 तक एम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़ के 25% हो गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है? पहले तो ये चिड़िया को भी यहीं पे डील कर लेते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट भी अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली इंशाल्लाह। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, काम ही नहीं करना चाहता, डज नॉट वांट टू वर्क, तो इज ही अनएम्प्लॉयड? अब अगर ऐसे पूरी इकोनॉमी में हजारों लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, तो क्या तब भी बोलेंगे हमारा 100% एम्प्लॉयमेंट का गोल अचीव नहीं हुआ? सो दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिडर्स पीपल लुकिंग फॉर जॉब बट नॉट एबल टू फाइंड इट। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज व्हाट? दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट एबल टू फाइंड। Not willing to work are not included. And then divide that by labor force. Labor force से उसको divide करो। अब ये labor force क्या होता है? Labor force is जिनको काम मिला और जो काम ढूंढ रहे थे, दोनों को मिलाकर। So total people trying to find work. That's it. So divide the people who could not get work by the people who were trying to find work. तो मान लीजिए इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 100 लोग ढूंढ रहे हैं जॉब, इनमें से 3 को नहीं मिली, बाकी 97 को मिली, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? 3%। 3%। या फिर इसको ऐसे समझिए, 120 लोग हैं एक इकोनॉमी में, इसमें से 20 काम ही नहीं करना चाहते, 100 ही काम करना चाहते, और 100 में से 95 को जॉब मिली, 5 को मिली ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी? नॉट 5 आउट ऑफ 120, 5 आउट ऑफ 100। ठीक, ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसमें और भी बहुत सारे एसोसिएटेड कंसेप्ट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये तमाम चीजें हैं जिनको हम वक्त आने पे समझेंगे। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है। इसी पीरियड में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 से 25% हो गई, दैट मीन्स दोज हु वर विलिंग टू वर्क, उनमें से सिर्फ 75 को जॉब मिली। Only 75 out of 100 would get job. सेम पीरियड में यूएस का जो एग्रीगेट आउटपुट था वो भी 33% गिरा। ये इवेंट्स जब उस वक्त के इकोनॉमिस्ट्स देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि इकोनॉमी वैसे तो बिल्कुल नहीं वर्क कर रही जैसे हमने सोचा था। देयर हैव टू बी सर्टेन अदर थिंग्स विच वी हैव बीन मिसिंग। The fact that the economy may have long lasting unemployment, ये सोचा ही नहीं था पहले। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सोचा भी नहीं था ऐसा भी होता है। ये डिप्रेशन से निकलने के लिए अगर एडम स्मिथ के यहाँ जाते, वो बोलते कुछ नहीं करना है आपको, खुद से निकल जाएगी इकोनॉमी डिप्रेशन से। लेकिन टर्न्स आउट नहीं हुआ ऐसा। केन्स कम्स इन, हिज बुक वाज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन to explain कि what's happening,
ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे ही डिफर्स फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स। हिज अप्रोच वाज टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी इन इट्स एंटिरिटी, जो इससे पहले नहीं किया था। एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जो इससे पहले नहीं हुआ था। एंड देयर इज बॉर्न वन मोर सब्जेक्ट फॉर अस टू स्टडी। ठीक, दिस इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। हमारा मकसद क्या है, हम क्यों ये सीरीज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की? हमारा मकसद है सोशल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करना। आई हैव रिपीटेड इट बिफोर एज वेल। सोशल फेनोमेना में इकोनॉमिक फेनोमेना इंपॉर्टेंट है। ये तमाम टूल्स होने चाहिए ना आपके पास। जैसे यू आर अ कारपेंटर, सो यू वुड नीड अ चिजल, यू वुड नीड अ सॉ एज वेल, यू नीड अ हेक्सा ब्लेड एज वेल, यू वुड नीड अ हैमर एज वेल। ये तमाम चीजें आपको चाहिए होंगी। वैसे ही हमको इकोनॉमिक्स भी चाहिए। तो इसलिए हमको ये भी जरूरी समझना है, जैसे हम सोशियोलॉजी में बात किए हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है। इकोनॉमिक्स का भी अपना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। हम किसी एरा में जी रहे हैं ना, किसी एरा में, ऐसा तो है नहीं हम विदाउट एनी एरा, वी आर लिविंग इन एन एरा। इस एरा की अपनी हकीकतें होंगी। सो देयर इज ऑलवेज अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इकोनॉमिक्स का भी है। हम जब इकोनॉमी को समझेंगे इस सीरीज में, हम किस इकोनॉमी को समझ रहे हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। बट इज दैट ए वाइज चॉइस? क्या ये सही चॉइस है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं? हाँ, देखिए, हम मेटा इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं कि इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स गुड। वहां पे आंसर हमारा डिफर हो सकता है। हम जा सकते हैं वेलफेयर स्टेट में, हम जा सकते हैं कम्युनिज्म में, हम जा सकते हैं सोशलिज्म में, हम ये तमाम चीजों में जा सकते हैं, लिबरलिज्म एटसेट्रा, एवरीथिंग वी कैन डू। और वो भी इंपॉर्टेंट है, ये फैसला भी तो लेना है ना कि यही करना है कि नहीं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, वो हम फिलॉसफी में पढ़ रहे हैं। सो दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू फिलॉसफी वाली सीरीज, वो हम वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारे सामने वाले फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। हमारे सामने कौन सी इकोनॉमीज हैं, हम उनको समझने के लिए जो टूल्स चाहिए वो हम देख रहे हैं, और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के ही टूल्स हैं। एक टिपिकल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज में क्या होता है, उससे आपको समझ आएगा कि अच्छा हाँ, हमारे अराउंड तो यही है, इस वजह से हमको ये समझना है। एक टिपिकल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज में एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ये बड़ी टर्म है, कूल लगाए दिखोगे आप अगर आपको ये टर्म का पहले तो प्रोनाउंसिएशन आता है, और दूसरा अगर आप इसको सेंटेंस में कहीं पे यूज़ करोगे, और फिर फाइनली अगर आप बोल दोगे कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ओह माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन इज लाइक, मतलब वाओ, कुछ है ये बड़ा। तो दैट्स एन एंटरप्रेन्योर। खैर होता क्या है ये, मतलब कहते किसको है ये एंटरप्रेन्योर? हु डू वी कॉल एन एंटरप्रेन्योर? सो दीज आर पीपल हु एक्सरसाइज मेजर कंट्रोल ऑन द डिसीजंस ऑफ ए फर्म। ये वो लोग हैं, एंड दे बेयर ऑल ऑफ द रिस्क। वो उठेगा उन्हीं का फायदा, गिरेगा उन्हीं का नुकसान। अब ये लोग एंटरप्राइज जो है उसको रन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो यही सप्लाई करेंगे, या ये कहीं से बोरो करके भी ला सकते हैं कैपिटल, राइट? दे कैन डू बोथ द थिंग्स। सो कैपिटल इज अनदर थिंग that is involved in all of this process, and to carry out production they would require say natural resources, जिनमें से कुछ they would be consumed during the process, जैसे raw materials हैं, वो consume हो जाएंगे, कुछ रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जूस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, जो संतरा गया नेचुरल रिसोर्स है, संतरा तो गया, अब जूस रहा, संतरा इज गॉन। अलबत्ता जो जूसर मशीन है वो तो अभी भी है, वो अभी भी रहेगी। सो सम रिमेन एंड सम गो, एंड देन दे वुड ऑल्सो नीड people to manage all of these things, right? मशीन को मैनेज करने वाला भी तो चाहिए। they would require labor, and then after producing output with the help of these three factors, the natural resource, the capital and the labor, they would sell it in the market and earn revenue through it, and then part of this revenue is paid as rent for the
सर्विसेज विच वर रेंडर्ड बाय द लैंड और द बिल्डिंग जहाँ पे हो रहा है उसका रेंट देना है. पार्ट ऑफ इट इज पेड टू कैपिटल एज इंटरेस्ट, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एंड पार्ट ऑफ इट इज गोज टू लेबर फॉर एज वेजेस. जो बाकी पैसा बचा ये है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट. प्रॉफिट्स को अक्सर नई मशीनरी, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं. इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे. यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की कि आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लैंड एंड लेबर. यहाँ पे जो टर्म है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये टेक्निकल टर्म है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द इनपुट्स जो एक फर्म यूज करती है इन प्रोडक्शन प्रोसेस. सो द इनपुट्स दैट अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आउटपुट को प्रोड्यूस करने में एक फर्म को बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत होती है. हम इन फैक्टर्स को जब देखते हैं, तमाम फैक्टर्स, ये हमको फाइनली 4 तरीके के मिलते हैं जो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं. दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमको चारों यहाँ पे दिख गए, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर. ये 4 है और ये चारों के खर्चे भी इन्वॉल्व है. कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लैंड को रेंट देना है, लेबर को वेजेस देने हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है. तो ये हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आएगा, अगर आया कहीं पे, अगर नहीं आया तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. खैर, इन शॉर्ट हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी in which most of the economic activities have these few following characters. पहला, private ownership of means of production. हमारे यहाँ private ownership है means of production की. सबकी नहीं है but by and large है. दूसरा, production takes place for selling the output in the market. है, ये भी true है, ये भी है. There is a sale and purchase of labor services. That means you sell your labor and you earn wage through it. ये भी हमारी इकोनॉमी में हो रहा है. ऐसी इकोनॉमी को हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे. अब जब हम ये चारों क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे टू द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वी वुड फाइंड दैट पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज रीसेंट फेनोमेना है और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग चंद कंट्रीज ही हैं जो प्योर कैपिटलिस्ट कंट्रीज होंगी. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ कंट्रीज एशिया की, दे वुड क्वालिफाई एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फॉर एग्जांपल एंड स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज डन बाय पेजेंट फैमिलीज. वहां पे लेबर इज नॉट सोल्ड टू एनीवन. कहने का मतलब कि वहां पे अपने खेत पे खुद ओनर्स, उसके फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं. So that means labor is not sold to anyone. तो गया वो वाला क्राइटेरिया. प्रोडक्शन इज नॉट फॉर मार्केट. मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड. सबसिस्टेंस लेवल की फार्मिंग है, जो प्रोड्यूस हो रहा है अपने घर के लिए, अनाज घर के लिए उगाया जा रहा है. सिमिलरली वक्त के साथ सिग्निफिकेंट ये राइज इन कैपिटल स्टॉक भी नहीं दिखता है ऐसी जगहों पे. हमको बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज में लैंड ओनरशिप चीज ही नहीं पता उनको कि ये क्या होता है. इवन इफ देयर इज लैंड ओनरशिप, इट इज ऑफ द ट्राइब एज अ होल. तो ऐसी सोसाइटी की जो एनालिसिस होंगी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एनालिसिस नहीं होंगी. वो उनकी भी इकोनॉमी है, वहां पे भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बट वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगी. हाउएवर, ये हकीकत है कि मेजरली थ्रू आउट वर्ल्ड ये जो रूल्स हैं ये सेटिस्फाई होते हैं बाय एंड लार्ज. इस वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है. दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्टेट. अब स्टेट का जो रोल है ये कैसे है? पहले तो ये लॉज फ्रेम करेगी जो सारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, देन एनफोर्सिंग दोज लॉज एंड देन डिलीवरिंग जस्टिस. ये 3 चीजें करेगी.
स्टेट बहुत सारे इंस्टेंसेस में एक कदम आगे बढ़ती है, इससे खुद भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग मनी, इट अंडरटेक्स प्रोडक्शन एज वेल। मिसाल के तौर पे BSNL है हिंदुस्तान, सो इट इज गिविंग अ सर्विस ना, तो स्टेट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। कुछ टाइम पहले एयरलाइंस थी एक हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो वो सर्विस दे रही है ना लोगों को, तो प्रोडक्शन में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। या फिर फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सर्टेन एविएशन प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन थिंग्स फॉर डिफेंस प्रोड्यूस करता है, अब वो मैन्युफैक्चर कर रही है किसी चीज़ को, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन स्टेट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट। ऐसे ही स्कूल्स हैं, स्कूल्स में सर्विस एक रेंडर की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई एज ए सर्विस। हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है, हेल्थ सर्विसेज, ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो देयर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। सो गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ गई, सिर्फ लॉज वगैरह नहीं, इट इज़ वर्किंग एज एन इकोनॉमिक एजेंट इन द सेंस दैट इट इज़ वर्किंग, इट इज़ प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, इट इज़ प्रोड्यूसिंग goods, and these economic functions of the state have to be taken into account. Why? Because remember कि हमने जब बात की थी पहले, तो हमने देखा था सेल्फिश डिजायर्स। स्टेट के तो है नहीं सेल्फिश डिजायर्स। स्टेट फायदे के लिए फॉर प्रॉफिट नहीं है, ये मैक्सिमाइज नहीं करती अपने प्रॉफिट। ये तो हो गया कैपिटलिस्ट सेक्टर, दूसरा हो गया गवर्नमेंट स्टेट। इन दोनों के अलावा, फर्म्स और गवर्नमेंट के अलावा, एक और मेजर सेक्टर है इकोनॉमी, आप और मैं, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड से वी मीन इंडिविजुअल हु टेक्स डिसीजंस रिलेटिंग टू देयर ओन कंजम्पशन, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग डिसीजंस एज अ होल, जैसे फैमिली होती है। अब ये भी बहुत रोल अदा करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, लेबर सेल करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वो करते हैं, इसके लिए पैसा भी ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट हाउस होल्ड इज व्हाट, दीज आर द सेम पीपल हु वर्क इन फर्म्स। तो फर्म अगर पैसा कमा रही है, वो किसको दे रही है? वो भी तो लोगों को ही दे रही है। या गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, कर रही है, लोगों पे ही करेगी ना फाइनली। जैसे गवर्नमेंट सर्विस रेंडर कर रही है, सर्विस रेंडर करने पे उसको पैसा मिला, गवर्नमेंट को भी तो वो सर्विस रेंडर कराने वाला जो एम्प्लॉय था उसको तनख्वाह देनी है। सो दीज पीपल वुड बी वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे वुड बी अर्निंग सैलरीज देयर, दीज आर द पीपल हु वुड बी अर्निंग प्रॉफिट्स इन फर्म्स एज वेल, राइट। तो ये वही लोग हैं इस साइड खड़े जो इकोनॉमी के उस साइड भी खड़े हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है एक तरीके से। सो मार्केट में हमको अब 3 सेक्टर्स मिल गए, गवर्नमेंट भी मिली हमको, हाउस होल्ड भी मिले और फर्म्स भी मिले। सो मार्केट इन विच द फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स, दे कुड नॉट हैव बीन फंक्शनिंग विदाउट द डिमांड फॉर सच थिंग्स कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड। फर्म बेचेगी किसको? खुद ही को थोड़ी बेचेगी, बेचने के लिए खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। Similarly, these individuals, they also earn by leasing land to firm. अब फर्म ने लैंड लिया तो लैंड के लिए रेंट देती किसको? इंडिविजुअल्स को देती है। So we have described the major players of an economy, but you see all of these players are within the economy. But that's also not entirely true for our economy, is that there are only players within the economy. चाइना ने कुछ किया तो कोई असर नहीं होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे। यूएस ने कोई फैसला लिया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होगा। ऑयल प्रोडक्शन कट की ओपेक कंट्रीज ने, तो फर्क नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे। सो टर्न्स आउट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। अंदर ही नहीं चल रहा पूरा काम। तो एक्सटर्नल सेक्टर चौथा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी स्टडी का, ट्रेड एंड कॉमर्स विद वर्ल्ड आउटसाइड। तो ये चौथा हिस्सा बन गया। इन चारों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसी भी सोशल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्सटर्नल सेक्टर में 2 चीजें आएंगी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। इसी दोनों टर्म्स, एक्सपोर्ट्स वो गुड्स और सर्विसेज
जो आपकी कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को बेच रही है, एंड इम्पोर्ट्स वो तमाम चीज़ें जो दुनिया आपकी कंट्री को बेच रही है और आप खरीद रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल इनफ्लो, कर्जे वगैरह भी इधर उधर हो सकते हैं। लेट्स कंक्लूड बाय समराइजिंग जो मेन मुद्दा था आज के इस सेशन का। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ किसी भी इकोनॉमी। ये जो डिफरेंट इंटरलिंकेजेस होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, ये उनके साथ डील करती है, एंड दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है पर्टिकुलर सेक्टर को, इंडिविजुअल को, अज्यूमिंग रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स द सेम। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं करती। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा इट इमर्ज्ड एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इन 1930s ड्यू टू केन्स उनके वर्क से, विच वॉज इन द आफ्टरमाथ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जिसने ये दिखाया कि इकोनॉमीज खुद डिप्रेशन से नहीं निकल पाती। और दूसरा उसने दिखाया हमको कि कैसे लिंक्ड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आउटपुट रेट लिंक्ड है। तो ये चीज़ें हमको दिखी, और जो केन्स की फाइंडिंग थी इसने फिर इकोनॉमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, जिसमें 4 सेक्टर्स होते हैं यूजुअली। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज एन इकोनॉमी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 sectors. What are those 4 sectors? Households, firms, government, and external sector. So we'd conclude here, and from this is our theoretical background. अब there would be no more theoretical background. इसके बाद हम रियल मुद्दे और मकसदों को डील करेंगे। We'll be talking about individual things like GDP, money supply, पैसा क्यों नहीं, आपने हमेशा ये सवाल पूछा होगा, पैसा क्यों नहीं प्रिंट करती गवर्नमेंट, पॉवर्टी क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ये तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह एक एक करके देखेंगे और एक एक मुद्दे को सेपरेटली उठाएंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर।